स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाईटेक क्लासेस ऑफ कॉमर्स। माई सेल्फ शिल्पा गोयल। आज मैं आपको देने जा रही हूँ इकोनॉमिक्स का लेक्चर फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड आया है ये कहाँ से आया है, कहाँ से ये वर्ड लिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ रैशनल मैनेजमेंट। ये क्या है? स्टडी है किस चीज की? रैशनल मैनेजमेंट की। स्कार्स रिसोर्सेज इन ए मैनर सच दैट द इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहता है कि इट इज अ स्टडी है रैशनल मैनेजमेंट करो स्कार्स रिसोर्सेज। क्या होता है स्कार्स रिसोर्सेज? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब आपके पास ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है और रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा किया जाए, इस मैनर के अंदर की इकोनॉमिक गेन्स प्राप्त किए जा सकें एज माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल। अब आता है ये माइक्रो और मैक्रो क्या होते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या है? इकोनॉमिक्स के टाइप्स हैं माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है जिसका मीन्स क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा। इट मीन्स इसके अंदर हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को लेकर के चलते हैं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम लाइक जैसे फर्म, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एक्सेट्रा। मैक्रो, मैक्रो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है। मैक्रोस का मतलब होता है बिग यानी बड़ा, और इसके अंदर हम होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? सॉर्ट आउट करते हैं। अब इसके अंदर आता है कि माइक्रो और मैक्रो, इनको समझने के लिए सबसे पहले इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर को क्या चाहिए? मेंटली सेटिस्फेक्शन, और प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो माइक्रो के अंदर जो वर्ड है स्मॉल, इसके अंदर हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम को लेकर के चलेंगे, और मैक्रो, मैक्रो के अंदर हम होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है मैक्रोस से, जिसका मतलब है बिग, और इसके अंदर हम होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो देन आता है डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। डिफरेंसेस कहता है सबसे पहले बेसिस ऑफ स्टडी। बेसिस ऑफ स्टडी में बात यही आती है कि माइक्रो के अंदर हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को लेकर के चलते हैं, और मैक्रो के अंदर हम होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। देन आता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल आपने क्लास +1 के अंदर पढ़ा होगा। देयर आर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई और थ्योरी ऑफ प्राइस। और उसके अंदर क्या करते थे हम? मैक्रो के अंदर पढ़ा है हमने, तीन कंपोनेंट होते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। या तो वो ग्रेटर देन हो जाती है या वो लेस देन हो जाती है, और जब ग्रेटर देन होती है या लेस देन होती है तो या इन्फ्लेशन आता है या डिफ्लेशन आता है। उनको कंट्रोल करने के लिए हम पॉलिसीज बनाते। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, माइक्रो के वेरिएबल्स कभी भी मैक्रो में लागू नहीं होते, और मैक्रो के जो वेरिएबल होते हैं वो माइक्रो में कांस्टेंट रहते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट रेफर करता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस जो हमारे इकोनॉमिक क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक जैसे सेबी, ये हमारे क्या लेते हैं? इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो के अंदर एग्रीगेशन लिमिटेड होता है, और मैक्रो के अंदर क्या होता है? ब्रॉड सेंस में उसका प्रयोग किया जाता है। डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। माइक्रो के अंदर हम डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस लेके चलते हैं, जैसे जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो आपने पढ़ा था अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर, यानी ये अजम्पशंस होंगी तो ये नियम अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन मैक्रो के अंदर ऐसी कोई सेट ऑफ अजम्पशंस नहीं होती। सेंट्रल इशू, उसके अंदर सेंट्रल इशू क्या था? प्राइस, यानी जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को स्टॉप करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या कहलाता था? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता था। लेकिन मैक्रो के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को क्या करेंगे? रीड करेंगे। और उसके अंदर जो प्राइस इशू था, माइक्रो के अंदर क्या था? हमारा प्राइस इशू था, और मैक्रो के अंदर हमारा जो इशू होता है वो होता है इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमारे 3 आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट हैं। जैसे जैसे आउटपुट मिलेगा, आउटपुट से इनकम जनरेट होगी, और इनकम से क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एक्सपेंडिचर होना शुरू हो जाएगा। फिर आता है मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी 2 तरीके की मेथड होते हैं बेटा, एक जनरल और एक पार्शियल। जनरल इक्विलिब्रियम और एक को कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सिस। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सिस क्या होता है बेटा? कुछ चीजें माइक्रो लेवल पे तो सही होती है लेकिन मैक्रो लेवल पे वो सही नहीं होती। लाइक जैसे सेविंग,
अगर 1% सेविंग करें तो दैट इज ठीक है, वो माइक्रो लेवल पे सही है। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर, कंट्री के अंदर जितने भी पीपल्स है, अगर वो सेविंग करना शुरू कर दे तो एक्सपेंडिचर तो होगा ही नहीं। और हमारी इनकम क्या कहती है, एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है। तो सेविंग जो है माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, सही है, लेकिन मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे बैंक में अगर एक पर्सन अपने पैसे निकलवाता है, विड्रॉ करता है, तो दैट इज बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे, ऑल पर्सन्स बैंक से पैसा निकलवा लेंगे तो बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो कुछ चीजें माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाती हैं। ठीक, ओके बेटा। तो देन स्कोप क्या कहता है? स्कोप मैंने जैसे अभी आपको कहा, इकोनॉमिक्स के अंदर जो उसका स्कोप है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो ब्रॉड सेंस में लिया जाता है, इंडिविजुअल नहीं। हम इसके अंदर एग्रीगेट, यानी इसके अंदर हम होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। एग्रीगेट होता है टोटल, और नेशनल इनकम को हम बोलते हैं बेटा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके अंदर हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। हम पता लगाते हैं कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, हमारे देश के लोगों की पर कैपिटल इनकम कितनी है, जीडीपी कितनी है। बात किसकी आती है, जीडीपी की। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अकाउंटिंग ईयर के अंदर हम जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो, जीडीपी। अब जीडीपी से हमें क्या चाहिए, एनडीपी चाहिए। एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दे तो देन वो क्या बन जाता है, नेट बन जाता है। तो नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, कैसे एस्टिमेट किया जाएगा, वो हम क्या करेंगे, इसका स्कोप बन जाता है, जिसके अंदर हम रीड आउट करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को कैसे एस्टिमेट किया जाए। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं। केन्जियन थ्योरी, केन्स ने एक बुक लिखी थी 1936 के अंदर, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर उन्होंने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को प्रोपाउंडेड किया। उन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती, हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो किस प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट बना रहे। तो उन्होंने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दें तो थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी हमारे देश से अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाएगा। थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी क्या कहता है, पहले क्या होता था बेटा, बार्टर सिस्टम होता था, यानी पहले के लोग क्या करते थे, वस्तु के बदले में वस्तु के साथ एक्सचेंज करते थे, गुड्स फॉर गुड्स एक्सचेंज, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने मनी को इन्वेंट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मनी एज ए क्या बन गई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई। और धीरे धीरे हमने मनी को एज ए क्या कर लिया, स्टोर करना शुरू कर दिया, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने शुरू कर दिए। लाइक जैसे स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। तो देन ये आपके चैप्टर्स ही हैं बेटा, जिन्हें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस, लेवल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब बात आती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की। अगर हम रिसेंटली बात करते हैं तो हमारे देश अब किस स्थिति से गुजर रहा है, डिफ्लेशन पीरियड से गुजर रहा है। क्यों गुजर रहा है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाती है तो देन क्या आता है, इन्फ्लेशन। अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाती है तो देन क्या आ जाता है, डिफ्लेशन। तो ये कहता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, दैट इज उस थ्योरी को थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले गवर्नमेंट बजट बनाती है, बजट को प्रिपेयर करती है। गवर्नमेंट बजट कब प्रिपेयर करती है, फरवरी के लास्ट वीक के अंदर, मंथ फरवरी के अंदर गवर्नमेंट अपने बजट को क्या करती है, बताती है, जिसके अंदर वो ये बताती है कि वो कितना एक्सपेंडिचर करेगी। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता है जब एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में क्या हो जाती है बेटा, कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है। BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट, यानी हमने दूसरी कंट्रीज के साथ कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इम्पोर्ट किया, तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट क्या है, कम है,
अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा तो यानी हमारे देश की फेवरेबल सिचुएशन चल रही है, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम अनफेवरेबल सिचुएशन में चल रहे हैं। तो बीओपी हमारे स्टेटस को शो करता है कि हम फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। तो देन नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस, जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंस, जिसे इम्पोर्टेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी का मतलब है, ये हमें बताता है कि हमारे देश की एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट किया जाए, कितनी है हमारे देश के अंदर नेशनल इनकम, हमारे देश के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे देश ने गवर्नमेंट ने बजट कितना बनाया है, पूरी डिस्क्रिप्शन बताना। इकोनॉमी क्या होता है? इंसान अपनी अर्निंग के लिए कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो दैट इज लाइक इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को पूरा डिस्क्राइब करना ही डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। तो उसमें हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हेल्प करता है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक ऐसा मैप तैयार करके देता है, रोड मैप, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की ग्रोथ कितनी हो रही है और डेवलपमेंट कितना हो रहा है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब होती है बेटा, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? एग्रीगेट सप्लाई के। वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहलाती है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाती है? एग्रीगेट सप्लाई के। बीओपी स्टेटस मैंने अभी बताया आपको, अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो तो फेवरेबल सिचुएशन है, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो तो अनफेवरेबल सिचुएशन है। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, मैंने अभी अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी की सिचुएशन भी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही क्या करता है? पॉवर्टी की सिचुएशन को इंक्रीज करता है। तो ये हमें बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारे देश में पॉवर्टी का मेन कारण क्या है, समस्या क्या है, और उस समस्या को कैसे रिमूव किया जाना चाहिए। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, किस प्रकार इन्वायरमेंट हमारे देश की आर्थिक स्थिति को खराब कर रहा है, तो इन्वायरमेंट को किस प्रकार हमें डिग्रेड होने से बचाना है। पॉलिसी फार्मूलेशन, जब इन्फ्लेशन आ जाता है और डिफ्लेशन आ जाता है तो गवर्नमेंट 2 टाइप्स की पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ताकि वो क्या कर सके? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो पॉलिसीज को फार्मूलेट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। अगर आपको बेटा अब मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।